नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई तरह की खबरें आ रही हैं। अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा वेनेजुएला की जो कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। 5 करोड़ बैरल तेल वो वहां से लेंगे और ट्रंप ने कहा कि उन पर उन्हीं का कब्जा होगा, उन्हीं का हक होगा, उससे वही मुनाफा कमाएंगे और फिर अमेरिका और वेनेजुएला के नागरिकों की भलाई के लिए जो चाहेंगे वो करेंगे। मतलब मेरी मर्जी वाले अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके अलावा भी कई इस समय डेवलपमेंट है और अमेरिका से सीधे जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी जी। तो सीधे जोड़ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साहब ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 500% टैरिफ लगाने की किसी फाइल पर सिग्नेचर किए हैं, पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसकी स्वीकृति ली जाएगी, ये केवल रूस तक सीमित रहेगा या इसके लपेटे में भारत भी आने वाला है? भारत में तो लगातार कहा जा रहा है कि 500% टैरिफ भारत पर भी थोपेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हकीकत क्या है और फसाना क्या है? देखिए, ये प्रपोज है। ये एक एक प्रपोज है हावर्ड लटनिक का। और ये प्रपोज्ड जो सैंक्शन टैरिफ जो भारत पर लगाने की बात कर रहे हैं, वो अभी कहीं यूएस कांग्रेस में इसको ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इवन दो कल कोर्ट का रूलिंग आने वाला है 12 बजे, विच इज़ 9 AM मेरा टाइम और आपका 10:30 बजे रात का। तो वो जजमेंट में पता लग जाएगा कि टैरिफ्स लीगल है कि नहीं है। तो यूएस कांग्रेस का काम होता है बजट्स को पास करना, नेशनल टैक्सेशन, ये सब पॉलिसीज बनाना। ये प्रेसिडेंट का काम नहीं होता। यूएस कांग्रेस का काम होता है प्रेसिडेंट को बजट देना, ये उनका काम होता है। प्रेसिडेंट का काम होता है प्रपोज रख करना कि ये प्रपोजल है। तो एक यूएस कांग्रेस, यूएस जुडिशरी और प्रेसिडेंट, इन तीनों के बीच का ये चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो अगर जनरली जब प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रांग होता है तो यूएस कांग्रेस जो है उसके एंटी पार्टी में चली जाती है बाय डिज़ाइन। तो मिड टर्म में अगर ट्रम्प की हार होती है तो उनके ऊपर, जैसे ट्रम्प ने यही बोला था, उनको इम्पीच किया जाएगा, ये भी बोला था उन्होंने स्टेटमेंट। तो 3-4 दिन में 4-5 ऐसे स्टेटमेंट बोल चुके हैं वो, जो एकदम ही अपोजिट उनके दिखते हैं। तो इसलिए उन्होंने, और सडनली उनका मूड ऊपर हो गया आज और उन्होंने टैरिफ की बात करनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि पीछे से स्वीकृति आ गई है, फ्रीली काम करो, ये दिखता है। इसलिए आज सडनली अब वो बहुत जोर शोर से ग्रीनलैंड पे तैयारी शुरू कर चुके हैं, मैक्सिको पे लैंड अटैक की बात कर चुके हैं। और मैं, आपने जो टैरिफ का क्वेश्चन पूछा, तो अगर उन वो बाकी बातें कर रहे हैं इस तरह की, इसका मतलब ये है कि टैरिफ पर भी उनको कोई स्वीकृति मिल चुकी है प्रपोजल पे। तो वो किसी भी कंट्री पे कितना भी टैरिफ लगा सकते हैं अंडर नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत के लिए अगर वो 500 लगाना चाहें, 1000 लगाना चाहें, या जो भी लगाना चाहे, वो यू कैन डू इट। वो उनकी पावर है उतनी इस समय। उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो आपको मालूम ही है, पिछले टैरिफ का इम्पैक्ट क्या हुआ था। और अगर 50% से ऊपर जो भी टैरिफ होता है वो उनके विरुद्ध ही काम करेगा। वो उस इससे ज़्यादा लग नहीं सकता टैरिफ किसी चीज़ से। जस्ट इमेजिन किसी एक प्रोडक्ट की कीमत ₹1 से ₹500 हो जाए, तो वो प्रोडक्ट ही लोग नहीं खरीदेंगे। बात वहीं पे आदित्य खत्म। जी, बात केवल ये नहीं है, बात ये है कि आप चीजों को देख कैसे रहे हैं और अब डिजाइन कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अब जानबूझ करके भारत को अमेरिका से दूर हटाने और एक तरीके से रूस के तरफ धकेलने का फैसला ही कर लिया है। आपने ये मान ही लिया है
कि भारत तो रूस के साथ ही खड़ा है, या वो चाइना की तरफ ही जा रहा है, या ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़े हो गए हैं और आप हताशा में इस तरह के स्टेप ले रहे हैं? जैसे आज एक नया कॉन्सेप्ट लाए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर सिक्योरिटी। मैं थोड़ा अलग तरीके से आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। वेस्टर्न हेमिस्फीयर सिक्योरिटी कि ग्रीनलैंड से लेके चिले तक ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, और इस पे हम एक छत्र राज करेंगे। इसमें यूरोप इंक्लूडेड नहीं है, यूके इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं इस एंगल से आता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ कि क्या भारत को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का एकमात्र देश है भारत जिसमें मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, मतलब कि किसी भी एंगल से देखा जाए तो इट इज मच बिगर देन यूनाइटेड स्टेट्स एंटायर पॉपुलेशन। मतलब भारत के जो मिडिल क्लास है उसके जो उसका जो 70% मिडिल क्लास जो भारत का है has the same expenditure pattern like entire population of United States। तो अब उस एंगल से जब हम देखते हैं तो उनका खतरा किसी भी और देश से इतना नहीं है जितना भारत से है। ये अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी रही है शुरू से, टू कंटेन इंडिया। कभी पाकिस्तान के थ्रू करते थे, कभी बांग्लादेश के थ्रू करते थे, और अब भारत की सैन्य शक्ति इतनी हो गई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर 10-15 मिडिल ईस्ट के देश भी भारत को नहीं संभाल पाए। तो जब किसी भी देश पे अमेरिका आक्रमण करता है, आप इतिहास देखिए, पहले उस पर सैंक्शंस लगाता है, फिर उसको इकोनॉमिकली वीक करता है, फिर वो उसकी इंडस्ट्रीज को ख़त्म करता है, फिर उस पर आक्रमण करता है। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है उनका, ऐसे करते हैं। अगर अमेरिका को आगे रहना है तो उनको ग्लोबल साउथ के लीडर को दबाना पड़ेगा ही। तो दैट्स वाई टैरिफ के थ्रू वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, किस तरह भारतीय इकोनॉमी को आइसोलेट किया जाए ताकि वो अमेरिका से कुछ या अमेरिका की बराबरी करने लायक ना हो। इसलिए अमेरिकन कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की, ताकि जो आईटी सर्विसेज, जो टैलेंट था जो अमेरिका में आके प्रोडक्ट्स बनाता था उनके लिए, अब उसी ब्रेन को भारत के अंदर चोरी करें, फिर उन कंपनीज पे सैंक्शंस लगाएं अगर भारत किसी और कंट्री से खरीदता है वही सामान, भारतीय पॉपुलेशन या भारतीय मिडिल क्लास। तो ये उनका स्ट्रेटजी है। और टैरिफ से स्ट्रेटजी उनका ये है कि भारत को अमेरिकन मार्केट का एक्सेस नहीं मिले। साउथ अमेरिकन का स्ट्रेटजी है कि भारत वहाँ पे उतना बड़ा न बन पाए चीन के जितना, या स्ट्रॉन्गर न बन पाए। तो दिस इज व्हाई दे आर डूइंग इट। और जब तक, और देखिए कि अगर सपोज भारत डिसाइड करता है कि वो किसी भी अमेरिकी प्रोडक्ट पे सैंक्शंस लगाएगा इन रिटेलिएशन, तो उससे अगेन उनको एक और मौका मिल जाएगा टू वेज ए वॉर अगेंस्ट इंडिया। कैन बी एनीथिंग इस समय। हीरा नंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निरंजन हीरा नंदानी, और इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि शक्ति ही सर्वोच्च है। जंग में जिस दिन वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देंगे उस दिन सर्वनाश हो जाएगा। ये हमारे गीता में है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में ऐसा होगा, अगली दिवाली तक ऐसा हो जाएगा। और इन्होंने एक बात और कही है कि ये हिटलर बन चुके हैं, हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये युद्ध अमेरिकन मेनलैंड में आने ही वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब जिस तरह देशों को बेइज्जत किया गया है और यूनिलैटरल एक्शंस की बात हो रही है, और ट्रम्प का स्टेटमेंट भी यही था कि मैं किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं मानता हूँ, मैं अपने मन से चलता हूँ, इज माई मोरालिटी एंड माई माइंड, दैट्स हाउ यू फंक्शन। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके। तो ये उनका कहना, हीरानंदानी जी का कहना कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बजट वॉर टाइम इकोनॉमी का ही होता है। मतलब वो अंदेशा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा युद्ध वो करने की कोशिश करेंगे।
देखिए, पीट हेग्सेथ ने जब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रीनेम किया था उसको, तभी ये मंशा उनकी क्लियर हो चुकी थी कि अमेरिका ऐसे ही अपनी रिजर्व करेंसी नहीं खोएगा, उसके लिए लड़ेगा। और जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, ये आपने देखा होगा कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे, रशिया का जो रिजर्व्स को जब्त किया था यूरोपियन बैंक्स ने, और साथ में रशिया को स्विफ्ट से भी निकाल दिया, और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अमेरिका's क्रेडिबिलिटी। और टैरिफ जो है, इट इज सेकेंड टर्निंग पॉइंट। तो एक ही कंट्री से उन्होंने अभी तक पंगा नहीं लिया था, वो था भारत। अभी उन्होंने भारत के साथ एटलीस्ट 4 or 5 times he has acted against the interest of India। तो ये युद्ध की स्थिति में ही जा रहा है। अब भारत की भी अब डिफेंस परचेजेस देखें तो कुछ भारतीय प्लानर्स को भी ये अंदेशा है कि वहाँ पे जा सकता है। अमेरिकन डिफेंस प्लानर्स का परचेजेस देखें, जैसे उन्होंने रॉयटर्स जो उनकी डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने रूल्स पास किए कि आपकी सैलरीज जो है 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगी। रेस्ट ऑल द मनी शुड बी स्पेंट इन मेंटेनेंस, रिपेयर या नया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो एक तरीके से युद्ध के बिगुल बच चुके हैं, एक तरीके से अब देखा जाए तो विल सी मोर एक्शन। तो ऑब्जर्वेशन रणनीति का एकदम ठीक है एक्चुअली इस समय। और जो उन्होंने बात करी कि शस्त्रों के थ्रू पहले देख, वो तो रियलिटी है डिप्लोमेसी की, कि जिसके पास बाहुबल उसी की पॉलिसीज चलती है, वही वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर है। दो बातें हैं। एस जयशंकर का एक बयान में देख रहा था, इन्होंने बहुत हार्ड एक लाइन ली है। उन्होंने कहा है कि कुछ देशों का काम मुफ्त की सलाह देना है, वो अपने इलाके की हिंसा पर ध्यान दें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में भी कहा कि अगर कुछ हरकतें होती हैं तो हम अलग तरीके से उसको जवाब देंगे। इन्होंने क्या कहा है, खास तौर से अमेरिका का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बीच ये तनाव हुआ था, पहलगाम के बाद 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान संयम से काम लें और एक दूसरे से बातचीत करके समस्याओं का समाधान करें। इस पर जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि पश्चिम हमको लेक्चर देने की कोशिश ना करें, हमें बताने की कोशिश ना करें। हमें पता है कि किस समस्या को कैसे डील करना है और किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। वेनेजुएला पर भी इनका बयान आ गया है। इन्होंने कहा है कि हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे लोगों के हित में एक समाधान पर पहुँचें। तो एस जयशंकर ने फिर सुनाया है अमेरिका को, बिना नाम लिए हुए ही सुनाया। देखिए क्या है कि एज द प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट भारतीय लीडर्स के आते हैं, वो कहीं अमेरिकन मीडिया में नहीं आते हैं। वो ये सिर्फ भारत की जनता के लिए होते हैं। लेकिन अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं भारत में पूरे मीडिया पे छा जाते हैं। तो आई थिंक देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन हियर, कि भारतीय जनता तो पूरी तरह से एजिटेट हो जाती है अमेरिका के हर स्टेटमेंट पे। से क्या होता है कि इस तरह अमेरिका भारतीय माइंडसेट को कंट्रोल करता है बार बार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन मीडिया वो कंट्रोल रहती है अमेरिकन मीडिया से, और दे बाइट्स उठाते हैं, वो वही चीज़ चलाते हैं जो अमेरिका बात करता है। आई थिंक जो अमेरिका की जो नॉइज है, वो भारतीय मीडिया को बंद करनी पड़ेगी, उनकी बकवासों को थोड़ा देर के लिए रोकना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका अलाउ नहीं करता फॉरेन मीडिया की वॉइसेस को अमेरिका में दिखाने के लिए, उस तरह भारत को भी वो बंद करना पड़ेगा, बिकॉज अननेसेसरी वो एक तरीके की एडवांटेज मिलती है अमेरिकन को उससे। अब जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, कि वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बात करना कम करिए,
और जो आप बात हमारे साथ करते हैं मीटिंग्स में, वो आप बात करिए, क्योंकि जब मीटिंग में पर्सनली बैठते हैं जयशंकर जी के साथ, तो वो दोस्ती की बातें करते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। जब राजनाथ सिंह के साथ बैठते हैं तो 10 ईयर का प्लान बनाते हैं डिफेंस कोऑपरेशन का। लेकिन जब मीडिया में जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इट्स ए प्योर अमेरिकन जो बड़बोलापन भी आप बोल सकते हैं, या वो अमेरिकन प्रेशर टैक्टिक्स हैं ऑन इंडिया। अब जयशंकर जी और हम लोगों को जो पॉलिसी बनानी चाहिए भारतीयों को, वो है सैंक्शंस पॉलिसी। उसकी जरूरत है इस समय। तो वो बातें मीडिया में छाएंगी अमेरिका में। अगर आपको अमेरिकन को एजुकेट करना है, अगर 1% भी टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका विचलित हो जाएगा। 1% भी, उसने अगर 500 लगाया, आप 1% सैंक्शंस लगाइए ऑन डिफेंस परचेजेस, ऑन एनीथिंग। उसका जो पॉलिसी होगा दैट विल मेक ए मीडिया हेडलाइंस इन अमेरिका। तब अमेरिकन बात करना शुरू करेंगे। अभी तो अमेरिका के अंदर ही टर्मोइल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना, शूटिंग्स हो रही हैं, आइस के लोग गोली मार रहे हैं। एक माँ को गोली मार दी, वो अमेरिकन सिटीजन है, उसके पॉइंट ब्लैंक शूटिंग किया मिनेसोटा में। तो इस तरह तीन के बच्चे इंसिडेंट। तीन बच्चे शायद उसके थे, तीन यस, बच्चे हैं। और यस। बच्चों के सामने शूट किया उनको। तो दैट इज बिगर प्रॉब्लम। लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है पूरे मीडिया से। इस पे अगर इस इशू पे भारत कुछ ह्यूमन राइट्स के इशू पे कोई सैंक्शंस लगाता है, नेटिव अमेरिकन इन जैसे गोली मार देना और पुलिस के ऊपर क्वेश्चन, देन द नेगोशिएशन बिगिंस। उसके बाद बात शुरू होती है। नहीं तो उसके पहले अमेरिकन को समझ में आने वाला नहीं है। मतलब अमेरिकन पॉलिसी मेकर थिक स्किन्ड है। अभी इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए और प्रेसिडेंट ट्रम्प बात ही नहीं कर रहे इसके ऊपर। तो दैट शोज कि फॉल्ट लाइंस अंदर भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। ये जो घटना हुई है गोली मारने वाली, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो लेडी, जब ये लोग रोक रहे थे तो वो गाड़ी को घुमा करके ले जाना चाहती थी, इस जिरहबाजी से बचना चाहती थी, और तुरंत उसने गन निकाल करके 3 फायर झोंक दिए और सीधे उसकी खोपड़ी पर मारे हैं। ये तो बहुत ही भयावह है साहब। ये कोई छोटी घटना नहीं है जिसको जिस तरीके से दबा दिया गया, और न केवल अमेरिकी मीडिया के द्वारा बल्कि हमारे यहाँ भी बड़ा हल्केपन से उसको लेकर के और खत्म कर दिया गया। इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत इस पे तो आई थिंक भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, अगर अमेरिकी दूतावास से लोगों को बुला के नोटिस देना चाहिए इसके ऊपर कि क्या चल रहा है आपकी कंट्री में। ये क्वेश्चन किसी ने किया नहीं आज तक। शायद आपको पता ना हो, कुछ महीने पहले या कुछ पिछले साल नेटिव अमेरिकन की जमीन हथिया ली गई मेरे अरिजोना में। उनके मंदिर को तोड़ दिया गया। ठीक। और अगर जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग वाला इंसिडेंट, जो कि प्योरली स्ट्रेटेजी थी जिम मैकगवर्न की, जो कि सिटिंग कांग्रेसमैन है। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराए जाए। तो भारतीयों को देखना चाहिए कि जो इंडिया पे अमेरिका इतना कंसर्न करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इस बात पे क्यों नहीं बातें हो रही है, नेटिव अमेरिकन के राइट्स पे क्यों नहीं बातें हो रही है, और जो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उन पर क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा भारतीय मीडिया में। तो इस तरह के जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तब जाके अमेरिकन को सुनना शुरू करेंगे। अभी तक तो अमेरिकन लोगों को ये लगता है कि उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है मिलिटरीली। किसी को डर, सबको डर लगता है कि कब का आक्रमण ना कर दे। ऐसे नहीं कि लोगों के पास शस्त्र नहीं है, सबके पास है। लेकिन वही होता है ना कि जो आतंकवादी या कोई गुंडा होगा तो पहले यूज करता है, तो उससे ज्यादा लोग डरते हैं। सो तो ये इट इज ए, मतलब इंटरनेशनल कंसर्न होना चाहिए। इस पर रशिया ने भी बात नहीं करी है, इज सो सरप्राइजिंग। चाइना ने भी बात नहीं करी है इसके बारे में अभी तक। जयशंकर जी ने एटलीस्ट कुछ तो बोला है, लेकिन बाकियों ने तो इस पे वो भी बात नहीं करी है। देखिए क्या है कि अमेरिका के अंदर इतने सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को घर से निकालना, लोगों को गोली मार देना, 2 इंसिडेंट हो चुके हैं अभी गोली मारने के, और फिर मनमानी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना। बट इसमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे बात नहीं कर रहा है कहीं पर भी। एंड शायद आपके चैनल पे पहली बार हम लोग बात करें भारतीय मीडिया में कि ये इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट होने चाहिए।
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक इन्होंने जो घोषणा की है कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेंगे हम, और इसमें यूएन की भी 31 एजेंसी शामिल हैं, जिनमें से ये बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सोलर अलायंस है, जो भारत की पहल पर बना था, वो भी छोड़ेगा अमेरिका। तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल जाएगा। कर क्या रहे हैं और हेतु क्या है, मकसद क्या है, संदेश क्या है? देखिए, जो 1945 के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो अमेरिका ने बनाया था। रिजर्व करेंसी अमेरिकन होगी 73 के बाद से, बट वो वर्ल्ड ऑर्डर उनका था। उनको मालूम है कि यूएन का क्या यूज़ है। यूएन उन्होंने बनाया था कि उनके जितने पोजेशंस हैं उसको कोई क्वेश्चन ना करे। बिग फ्रांस के, ब्रिटेन के, यूएस के कितने सारे इलीगल ऑक्यूपेशन है, आप देखिए पूरी दुनिया में, कैरिबियन में है, पैसिफिक में है, हर जगह है। उसको कोई क्वेश्चन ना करे, इसलिए बनाया गया था। अब पैसे हैं नहीं, और यूएन में जो, देखिए यूएन का हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में बनाया उन्होंने, ताकि वहाँ पे लोगों पे कंट्रोल किया जा सके, या फिर किसको एक्सेस देनी है वो कंट्रोल किया जा सके। आइडियली यूएन का एक अपना ही खुद का एक आइलैंड होना चाहिए जहाँ पे वो ये सब काम करे, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हो। वो भी नहीं करने दिया, बिकॉज उनका ही बॉडी था। तो अगर वो अपनी बॉडी को छोड़ रहे, उनको मालूम है यूजलेस है, और हमारे उनके खुद पे एजेंडा पे नहीं चल रहा है। अमेरिका का एजेंडा ये है कि सारी ट्रेड सी लेन्स इन द वर्ल्ड, चाहे जितनी भी हो, उन सबको कंट्रोल करे अमेरिका, और उन सब सी लेन से जो भी गुड्स पास हो, ट्रेड हो, उन सब का एक शेयर मिले अमेरिका को, ताकि अमेरिका के लोगों की समृद्धि बढ़े। ये उनका ऐसा लगता है प्लान है, यही उनका फोकस है। आप सुएज कैनाल देखिए, मलाका स्ट्रेट देखिए, आर्कटिक देखिए, 3 पॉइंट्स हैं। एक आइसलैंड की तरफ से आता है अमेरिका, एक आता है मेडिटेरेनियन से आता है अमेरिका, और तीसरा आता है साउथ ऑफ अफ्रीका से। 3 ही लेन्स है जो उधर आती है, और चौथा है पनामा। तो पनामा पे उनका कंट्रोल, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच का जो पासेज है वहाँ पे वो कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू ग्रीनलैंड। सुएज कैनाल को वो ऑलरेडी कंट्रोल करते हैं थ्रू सोमालीलैंड, इजराइल उनके साथ है। द ओनली थिंग रिमेन्स ओपन विच इज नॉट इन देयर कंट्रोल इज मलाक्का। ठीक है, तो ये सारा जो चोक पॉइंट्स है एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड के, ये सारे अब इन पे वो वापस कंट्रोल करना चाहते हैं कि अगर यूएस रिजर्व करेंसी नहीं रही, फॉर एग्जांपल अभी 40% हो गई है, पिछले 20 साल में 20% कम हुई है, हर साल कम होती है, तो 40% पे अमेरिका नहीं चल सकता, वो शिप से मेंटेन नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो फोकस ये है कि सारे चोक पॉइंट्स पे अमेरिकन कंट्रोल हो, और लोग अमेरिका को टैरिफ दें टू क्रॉस दोज प्लेसेस। ये उनका फोकस है, एक्सेप्ट मलाका। मलाका पे भारत का पूरा कंट्रोल है, एक्सेप्ट मलाका। तो ये इस प्लान पे वो लोग काम कर रहे हैं, एंड आप उनका प्रोजेक्ट 2025 देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 2025 यही है, और ट्रम्प उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट। आदित्य जी, ये बताइए कि ये जो दुनिया भर में जो आप कह रहे हैं कि हर जगह जैसे टोल प्लाजा लगे होते हैं सड़क पर, इसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि गुजरने वालों से टोल वही वसूल करे और इसी से अपनी इकोनॉमी चलाए, और पूरी दुनिया में उसी के टोल नाके हों। ये इन्होंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बयान दिया कि साहब वेनेजुएला जो है वो 5 करोड़ बैरल तेल हमें देगा, या इन्होंने कहा कि वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल लेंगे, और कमाई पर भी मेरा कंट्रोल रहेगा, और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। अब जो वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति हैं डेल्सी, उनका एक बयान आ गया है। उन्होंने पार्लियामेंट को संबोधित किया है, बल्कि बाहर से भी बयान नहीं दिया है, और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है
कि रूस और चीन के लिए हमारा दरवाजा खुला है, वो आए, यहाँ अपना व्यापार बढ़ाएं। और सीधे सीधे कहा कि तेल के लिए भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं और पूरी दुनिया के लिए खुले हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। उन्होंने अमेरिका का नाम भी लिया है कि हम अमेरिका के लिए भी है, ऑप्शन है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो दावे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो झूठे हैं, यानी हमने कोई सहमति नहीं दी है। वो जो कह रहे हैं कि वहां का मौजूदा प्रशासन हमारे साथ मिलकर के काम करने को तैयार है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यानी वेनेजुएला में आपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, आपने उसके राष्ट्रपति को उठवा लिया, पत्नी समेत उठवा लिया, न्यूयॉर्क में ले आए, डिटेंशन सेंटर पर डाल दिया, अदालत में पेश कर दिया, जहां उन्होंने कहा कि मुझे मेरा अपहरण किया गया है और मैं आज भी राष्ट्रपति हूं वेनेजुएला का। तो वहां से तो जो फैसला आएगा वो आएगा, लेकिन इस समय पूरे इलाके में एक दहशत का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इस पूरे इलाके का गुंडा मैं ही हूं, आप लोगों को डर के रहना पड़ेगा और जो मैं चाहूंगा वो होगा। इस भाव में आ गए हैं। देखिए क्या है कि डेल्सी रोड्रिगेज के स्टेटमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने अपने उस जनरल को भी फायर किया जिसने ये पूरा वेनेजुएला किडनैप करवाया था, और मदुरो को और उनकी वाइफ को एक तरीके से बचाया है अमेरिका ने फॉर, अब इसको मैं दूसरे स्पिन से आपको डाल रहा हूँ, एक तरीके से बचाया है फॉर ऑल द एफर्ट दे डिड, जिससे उनको प्रॉब्लम होता था वहां पर। पूरा जो इंसिडेंट है वो है मिड टर्म के लिए, अगर देखा जाए तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो मशीन्स थी उसका जो डेटा था उसको फर्ज किया, मतलब उसको मैनिपुलेट किया गया था। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप 2020 में इलेक्शन हारे थे। ये मेन पॉइंट है एक्चुअली। मदुरो ने एक तरीके से आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में हिल बिकम एन अप्रूवर, और वो उनको इम्यूनिटी दी जाएगी। ये प्लान है ओवरऑल जो चल रहा है इस समय। अब जो डेल्सी रॉड्रिगेज के जो स्टेटमेंट्स हैं, डेल्सी रॉड्रिगेज कुछ नहीं कर सकती। अगर सपोज करिए अभी एम्प्टी टैंकर, जो रशियन टैंकर था मारिनारा, जो भाग रहा था, जिसका नाम बेला 1 से मारिनारा चेंज किया है ऑन द पिछले 2 हफ्ते में ऑन द सी, उसके ऊपर यूएस कोस्ट गार्ड लैंड करता है और उसको सीज करता है। उसके ऊपर तेल है, सीज करता है वो। और एक्चुअली वो एम्प्टी टैंकर है क्योंकि वो टर्न अराउंड करके गया जा रहा था, वो एम्प्टी टैंकर है। उसको सीज किया अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने। तो वेनेजुएला इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता है, बाय द वे। वेनेजुएला की कोई पॉलिसीज ही नहीं है, और मैं आपको उसके प्रूफ भी बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि वेनेजुएला के पास जो ऑयल है उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ही कम कंट्रीज में है। ओएनजीसी का इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में $1 बिलियन, चाइना का इन्वेस्टमेंट है $100 बिलियन, और यूएस में वेनेजुएला ओन्ड कंपनी सिडको, जो कि डेल्सी रॉड्रिगेज के जिसको वो एक्वायर भी करना चाहती थी, इज ओन्ड बाय पॉल सिंगर। तो इसकी वजह से वेनेजुएला के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन एक्सपोर्टिंग द ऑयल टू अमेरिका एंड चाइना बाइंग ऑयल फ्रॉम अमेरिका इंस्टेड ऑफ वेनेजुएला। उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ऐसा भी होता है, मुझे तो यहाँ तक भी ऐसा लगता है कि अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई तो चाइना और रशिया को वेनेजुएला की कोस्ट पे आके युद्ध करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। तो ओनली सेफ इन्वेस्टमेंट इन वेनेजुएला राइट नाउ इज अ इंडियन ओएनजीसी इन्वेस्टमेंट टेम्परेली राइट नाउ, जो कि बहुत ही कम है। 18% ऑफ उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी का $1 बिलियन है, ज़्यादा नहीं है। तो ये जो वेनेजुएला की जो स्टोरी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर अमेरिकन डिसाइड करते हैं कि वेनेजुएला में वो बूट्स ऑन द ग्राउंड करते हैं, देन दे विल बी अ सिविल वॉर बिग टाइम। उस समय वेनेजुएला विल बिकम वियतनाम। वो अमेरिका करेगा नहीं।
तो वेनेजुएला के लिए वो क्या करेगा, आउटर पेरिफेरी में कंट्रोल करके रखेगा ताकि नोबडी कैन एंटर देयर। तो इसलिए जो बुला रही हैं शायद उनको भी पता नहीं है कि उनकी सरकार कब हटेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वीडियो सुनवाता हूं मैं आपको और दर्शकों को। यहाँ तो ये आबो हवा बनाई जा रही है राहुल गांधी और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा कि नरेंद्र सरेंडर, लेकिन अमेरिका के वाणिज्य मंत्री क्या कह रहे हैं उनका जरा बयान सुनते हैं। And set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay, he's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, That's staircase. and they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. Now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? Tracks and set the whole deal up. आदित्य जी, ये कहते हैं कि साहब मोदी नरेंद्र सरेंडर, और ये कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है कि डील इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया। करेक्ट। एक्चुअली मोदी जी ने अमेरिकन को जो नेगोशिएशन में लटकाया है वो आई थिंक दे हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया यहाँ पे कहीं पर भी। इनफैक्ट पीयूष गोयल जी ने और अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने नेगोशिएशन वर सो टफ कि अमेरिकन लिटरली इज़ बेटर टू वॉक बैक। मतलब वेनेजुएला पे आक्रमण करना आसान है, भारत से बातचीत करना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह का एपिसोड हुआ है। और ये जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं चमत उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो बिलियनियर जिसको हावर्ड लटनिक दे रहे हैं इंटरव्यू। यहाँ तक कि आप देखेंगे हावर्ड लटनिक बार बार बोल रहे हैं कि मैं इस लेवल पे ट्रम्प एक्सेप्ट करते हैं, इस पे नहीं करते हैं। मतलब ये दिखता है कि इट्स ए वन मैन शो, ये टू मैन शो भी नहीं है, इट्स ए वन मैन शो। मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो एक्ट करें लाइक ए सीईओ, कंट्री के ऊपर बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प के लेवल पे बात हो रही है। और क्या गारंटी कि अगला एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए और ट्रम्प की सारी पॉलिसीज रिवर्स कर दे 2 साल में, 3 साल में। तो इसलिए मोदी जी जो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे, कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे, जरूरत नहीं है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोज करो 3 साल के बाद चला गया, या वर्स कम वर्स सिनेरियो 3 साल के बाद somehow Trump comes back in the third administration, comes back, तभी भारत को फर्क नहीं पड़ता। आप 500% टैरिफ लगाए, 1000 लगाए, 2000 लगाए, 3000 लगाए, बिकॉज भारत विल कीप लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। और अगर हर जगह सेनाओं का इन्वॉल्वमेंट होगा तो भारत भी अपना सेना का इन्वॉल्वमेंट करेगा। तो ये इसे वेट एंड वॉच गेम जो कर रहे हैं, और जितना डिले होगा उतना सिचुएशन क्लियर दिखाई देगी क्या करने वाले हैं। सपोज करिए आज ट्रम्प ने कोई बातें मान जाते, बट किसको मालूम था कि ग्रीनलैंड के ऊपर एप्लीकेशन वो एक्शन करेंगे? किसको मालूम था कि वो इंडोनेशिया के ऊपर 22% टैरिफ लगाएंगे, 19 से 22%। तो भारत के ऊपर डील करने के बाद भी टैरिफ लगा सकते थे वो किसी और विषय के ऊपर। तो आई थिंक नो डील इज अ सेफ ऑप्शन, और वो भारत वही कर रहा है। आई वॉज सरप्राइज एट द इंडियन एम्बेसडर मीटिंग, जो कमेंट्स आए थे, इंडियन एम्बेसडर मीटिंग दीज पीपल टू नेगोशिएट। तो उस पर मैं गलतफहमी लोगों को दूर कर दूं। देखिए, इंडियन एम्बेसडर उसका काम कुछ और होता है कि भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए फेवरेबल ऑप्शंस प्रोड्यूस करे, तो उसको सबसे मिलना जरूरी होता है। वो अगर अमेरिका में होंगे तो वो डेमोक्रेट से ही बात करेंगे, वो रिपब्लिकन से ही बात करेंगे, क्योंकि वो उनका काम है वो। तो इसलिए उनका एक स्टेटमेंट मिसयूज किया गया इंडियन एम्बेसडर का यहाँ पे कि वो बैक कर रहे हैं, अमेरिका को बैक नहीं कर रहे हैं।
वो हॉवर्ड लटनिक का वर्जन है, सॉरी लिंडसे ग्राहम का वर्जन है, भारत का वर्जन नहीं है वो। तो लिंडसे ग्राहम, प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये सब लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और बहुत सारी बातें सच भी नहीं होती जो कि करते हैं। मतलब स्मॉल टॉक बोला जाता है अमेरिका में। अभी इन्होंने मैक्रो की मजाक उड़ाई और कहा कि वो लगभग मेरे पैरों पर गिर पड़े, ये कह करके कि भाई आप जो धमकी दे रहे हैं वो आप सार्वजनिक ना करें, जनता तक ना पहुंचने दें। और सार्वजनिक कर दी किनके सामने? रिपब्लिक सांसदों के सामने। वहीं पर इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है अगर मैं चुनाव हार गया, मिड टर्म चुनाव हार गया। इन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग मुझे सही फीडबैक दें कि जनता क्यों नाराज है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जनता नाराज है, इनको पता है कि मिड टर्म पोल में ये हार सकते हैं, इनको पता है कि उसके बाद इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। इसके बावजूद ना मैक्रो की ये मिमिक्री करने से बाज आ रहे हैं, और यहाँ तक कि उसी प्रोग्राम में इन्होंने मादुरो के खिलाफ भी मिमिक्री की, ऐसे हाथ उठा करके कि वो ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। ये सब शोभा देता है क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को? देखिए, अभी अमेरिका से डिसेंसी एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। डिसेंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अमेरिका से। दूसरी बात यह है कि मिड टर्म में शायद ये जीत भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि ग्लोबल टर्मोइल है, अमेरिका बीच में फंसा हुआ है, तो अमेरिका में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि अल गोर को ज़्यादा वोट्स मिले थे, फिर भी अल गोर हार गए। इफ़ यू रिकॉल, हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा वोट्स मिले थे, फिर भी हिलरी क्लिंटन हार गई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स अमेरिका में हो चुके हैं। और तो अमेरिका को चलाने के लिए एक अदृश्य राज्य जैसा चलता है, विच इज़ प्रो प्रोटेस्टेंटिज्म चर्चेस, उसके अनुसार चलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है ये सब एक्शंस करने का। इसलिए आपने देखा होगा 2 दिन के बाद जब उन्होंने वो स्पीच दी थी, काफ़ी थके हुए हैं, ऐसा लग रहा था डिप्रेस्ड है, जब मैक्रोन की उन्होंने मजाक बनाई थी एक्शंस कर करके। और मैक्रोन हिमसेल्फ जो है बहुत ही करप्ट लीडर है, बाय द वे। वो फ्रांस के इंडिपेंडेंट क्लीन लीडर नहीं है। तो अगर, लेकिन हम लोग जो है फ्रॉम भारतीय पर्सपेक्टिव हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वी आर रेडी टू डील विद हिम। लेकिन फॉर यूरोपियन पर्सपेक्टिव उनको क्लीन नहीं माना जाता। मैक्रोन तो अपनी सीट पे इसीलिए है क्योंकि उनको अमेरिका की मदद है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड। आपको शायद पता होगा कि यूरोप का कोई भी लीडर बिना अमेरिकन इंटेलिजेंस के अप्रूवल के अपॉइंट नहीं होता, किसी भी कंट्री का। तो इसलिए कैंडिडेट लेवल पे उनको ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जॉर्जिया मेलोनी का, जब से वो राइट विंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट लीडर थी, तब से अमेरिका उनको ट्रैक कर रहा है। और जब वो प्रधानमंत्री बन गई, तुरंत उन्होंने अच्छा रिलेशनशिप स्थापित किया उनसे। मर्ज के साथ भी ऐसे ही हुआ, माक्रोन के साथ भी ऐसे ही हुआ, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा हुआ, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा हुआ। ऐसे 15 कंट्रीज के एग्जाम्पल है जिनको मैं आपको उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो माक्रोन का रिस्पेक्ट वैसे, देखिए ट्रम्प क्या है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ही इज एंटी एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसके भी विरुद्ध है। तो उनको वो सब बातें जब वो एज ए प्रेसिडेंट मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो ही इज मॉकिंग देम। और ये बात तो सच है कि बिहाइंड द डीलिंग्स में सारे यूरोपियंस गिड़ रहे हैं अमेरिकन के सामने। अभी जो बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर है, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है, गिड़गिड़ा के बोल रहे हैं कि हमने ट्रूप्स नहीं देंगे, जबकि एग्रीमेंट हो चुका है कि एग्रीमेंट ग्रीनलैंड लेगा अमेरिका, किसी भी हालत में लेगा। तो वो दिखाएंगे ऐसे कि हमको हरा दिया, बट कोई एक्शन नहीं लेगा यूरोप से। तो ये ड्रामा चल रहा है ग्रीनलैंड के लिए, विच इज़ ऑलमोस्ट ए डन डील ना। तो ये मैक्रोन के ऊपर मजाक बनाना ये एक स्ट्रेटजी के तहत बोला जाता है, बिकॉज
मैक्रोन नहीं दिखाना चाहेगा कि मेरा ट्रम्प के साथ कोई डीलिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।